नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं पार समाचार की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित की गई है। माना यह जा रहा है कि कोविड को लेकर राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। करीब 1 बजे शासकीय प्रवक्ता बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र ढसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र ढसीला, कौन से ऐसे अहम इश्यूज, अहम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर बातचीत की जा सकती है और फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, कैबिनेट के सामने कई विभागों के प्रस्ताव आज लाए जाएंगे। इनमें राजस्व, पर्यटन, आवास, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये कई विभाग हैं जिनके प्रस्ताव लंबित हैं और वो आज कैबिनेट के सामने चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल की उप समिति है उसकी 2 अलग अलग मुद्दों पर, एक खनन और एक वन विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव, इन दोनों मुद्दों पर उप समिति की जो सिफारिशें हैं वो भी कैबिनेट के सामने लाई जा सकती हैं चर्चा के लिए। यानी आज कई विभागों के जहां मसले होंगे वहीं उप समितियों की रिपोर्ट भी होंगी जिसको कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कैबिनेट में ये चर्चा कर सकती है। हालांकि ये कैबिनेट का एजेंडा नहीं होगा, लेकिन कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी कि आखिरकार 4 धाम यात्रा की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह से खोलना है, पहले किन लोगों को प्रवेश दिया जाना है, बाद में कैसे लोगों के लिए नियम लागू करना है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ये भी चर्चा हो सकती है कि जो लॉसेस हुए हैं अभी तक, करीब 1100 करोड़ का लॉस राज्य को हो चुका है राजस्व के मामले में, उसकी भरपाई किस तरह होगी। क्या केंद्र से कोई स्पेशल पैकेज की मांग की जाएगी या फिर सरकार मार्केट से बोरो करने जा रही है। ये कई चीजें होंगी जिन पर कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। और साथ ही सुरेंद्र, अनलॉक को लेकर भी क्या कोई फैसला लिया जा सकता है? चूंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो व्यापारी संगठन है वो लगातार मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, व्यापारियों की नाराजगी को काफी हद तक कल शाम दूर किया गया है। आज कोविड पे भी चर्चा होगी और उसमें ये चर्चा हो सकती है कि अब 15 जून के बाद की स्थितियां क्या रहनी है। अभी तो ये तय है कि 15 जून तक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन उसके बाद इसको किस तरह हटाया जाना है, क्या एक साथ पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू खत्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये भी कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। शफान, बिल्कुल। और साथ ही सुरेंद्र, छोटा सा अपडेट इस पर भी चाहेंगे कि कोरोना के क्या कुछ हालात है राज्य में? देखिए, कोरोना से राज्य को काफी हद तक निजात मिल चुकी है और प्रदेश में अब मौत का आंकड़ा भी करीब 10 से 11 मौत 24 घंटे में हुई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है राज्य में। अब आईसीयू वार्ड से भी बड़े पैमाने पर जो मरीज हैं उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी आईसीयू वार्ड भी अब खाली हो चुके हैं। तो पहले जिस तरह की स्थिति थी, तमाम दिक्कतें थी, अब वो स्थिति पहले से बेहतर है। अब मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं, स्थिति कहीं ना कहीं अब नियंत्रण में है। शराब की दुकानों को लेकर जो फैसला लिया गया था कि हफ्ते में 3 दिन शराब की दुकानों को खोला जाएगा, क्या उस पर भी फैसला मुमकिन है? देखिए, शराब की दुकानों पर फैसला लिया जा चुका है, एसओपी जारी हो चुकी है। आज शराब की दुकानें खुलनी है, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा 11 तारीख को ये दुकानें खुलेंगी और 14 तारीख को ये दुकानें खुलेंगी। अभी तक के लिए जो तय समय है, शराब की दुकानें खोलेंगी, क्योंकि शराब से एक बड़ा राजस्व उत्तराखंड को आता है। पिछले 2 महीनों में करीब 600 करोड़ का लॉस एक्साइज डिपार्टमेंट को, यानी आबकारी विभाग को हो चुका है और इससे प्रदेश के राजस्व में बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी के चलते फैसला लिया गया है कि 3 दिन, यानी आज 9 जून, 11 जून और 14 जून को ये खोली जाएंगी। 15 जून के बाद अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, विधिवत सारी चीजें सुचारू होंगी, तो अब फिलहाल शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। जो हालात हैं, आज सुबह 8 बजे से ये दुकानें सुचारू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। तो आज राज्य कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां पर पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी, जहां पर अहम इश्यूज को लेकर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने 250 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। एसटीएफ ने हरिद्वार के एक शख्स की शिकायत पर नोएडा से एसटीएफ ने साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साइबर गैंग का पर्दाफाश, एसटीएफ के हत्थे चढ़ा साइबर क्रिमिनल, नोएडा से हुई गिरफ्तारी, 250 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा। पावर बैंक ऐप से करते थे ऑनलाइन ठगी। उत्तराखंड पुलिस ने 250 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने पवन पांडे नाम के एक आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है।
लगभग 4-4.5 महीने में लगभग 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। रोजाना जो है 50-100 करोड़ रोजाना बैंक में डेली के आना जाना इनका था। पैसे एक ही दिन में आए और एक दिन में निकल गए। तो ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ निकल गए, कितना, मतलब इसकी ट्रेल बहुत दूर तक है, विदेशों तक जो है। बिटकॉइंस में चेंज होके बाद में विदेश में फिर वो दूसरे युआन, डॉलर सब इसमें भी चेंज हुए हैं पैसे। तो इसमें अभी थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएगी। उत्तराखंड पुलिस ने जानकारी दी है कि हरिद्वार के 2 युवकों ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनको एक मोबाइल ऐप से पैसा डबल करने का झांसा दिया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसा जमा कराया और 15 दिन में पैसे दोगुने होने का दावा किया गया। कई 100 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला होने की आशंका है और कई हज़ार इसमें, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा निवेशकों का इसमें पैसा गायब होने की आशंका है। कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। बेंगलोर पुलिस ने ऑलरेडी इस बारे में एक FIR दर्ज की है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस ऐप के जरिए अपना पैसा बताए गए अकाउंट में डाला है। देश में 250 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। कई देशों में पैसा निवेश किया गया है, जिसमें कई देशों की एम्बेसी से भी बात की जा रही है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर हंगामा कम होता दिखाई नहीं दे रहा। हक हुकूकधारी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा। लगातार स्थानीय हक हकूकधारी इस पूरे मामले में सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं। सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले खुद ही ये जो हरिद्वार में जो उन्होंने सभा बिठाई थी ये अखाड़ों वालों के साथ, तो उन्होंने बोला था कि ये हम भंग कर देंगे, और आज वो कह रहे हैं कि अब हम इसमें हम विचार नहीं कर रहे हैं। अभी सतपाल महाराज जी का बयान आया देवस्थानम बोर्ड को लेकर कि ये देवस्थानम बोर्ड के ऊपर कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा। ये जैसे ही उनका बयान हम लोगों के सामने आया, चारों धामों के लोगों में एक ज़बरदस्त इस बात को लेकर के रोष है और हम सभी लोगों ने अभी उनका पुतला दहन कर दिया है। सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड के बयान पर घमासान हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। सतपाल महाराज ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा। मैं इसलिए बताना जा रहा हूं कि लोग समझते हैं साहब बहुत मंदिर ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 ही मंदिर मेन हैं, बाकी छोटे छोटे मंदिर तो उस प्रांगण में आते हैं। शंकर जी का मंदिर है, वहां पर आ गया, और भी मंदिर हैं। तो ये 4 ही मंदिर मेन हैं। लोग ये ना समझे कि बहुत मंदिरों को लेकर के उसका अधिग्रहण हो गया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों के विरोध की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हर कानून में संशोधन की गुंजाइश होती है। कानून में हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि हम जन भावनाओं के अनुरूप उसमें संशोधन करें, उसकी व्यवस्था में संशोधन करें। और ये लोकतंत्र में कोई हार्ड फास्ट नहीं होता कि हमने एक बार कानून बनाया वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यकता पड़ी, संविधान में संशोधन भी हुए, कई बार, अनेक बार हुए। डिमरी पंचायत ने साफ कर दिया है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड के उच्च अधिकारियों पर परंपरा के साथ छेड़खानी करने और परंपराओं को तोड़ने को लेकर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक डिमरी पंचायत और स्थानीय हक हकूकधारी चुप नहीं बैठेंगे। मेरा इस बारे में ये मानना है कि मंत्री जी और देवस्थानम बोर्ड और धर्मस्व मंत्रालय इस बारे में अरगल बरगल बयान आगे बगाहे देता रहता है कि जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। स्थानीय हक हकूकधारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब हक हकूकधारियों का साफ कहना है कि जब तक उच्च अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तब तक शांत नहीं बैठा जाएगा। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ सुरेंद्र डसीला, टीम न्यूज स्टेट। और टिहरी में पूर्व पीएम अटल बिहारी के नाम पर बन रहे पार्क का काम रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि नई टिहरी के कॉन्वेंट स्कूल के पास ग्रीन बेल्ट इलाके में लोगों की मांग पर नगर पालिका की ओर से पार्क का निर्माण कराया जा रहा था। 3 लाख से अधिक का काम पूरा भी हो गया है, लेकिन पुनर्वास विभाग के अधिशासी अभियंता अपने कर्मचारियों के साथ आकर पार्क का काम रुकवा दिए हैं। अधिशासी अभियंता पर भू माफियाओं के दबाव में काम रुकवाने का आरोप लगा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री थे और उनके लिए कहा जाता है कि उनको जो है पार्टी विशेष से ऊपर उठकर उनकी इज्जत थी, सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनका कद इसी तरीके का था। तो उनके नाम से यहाँ पर एक पार्क बन रहा था। उस पार्क पर अब जो है भूमाफियाओं की जो है कुदृष्टि उस पर पड़ने लगी है।
ये लोग जो है कहीं से विस्थापित के नाम पर कोई पात्रता उठाकर कुछ इस तरीके से पुनर्वास के साथ सम्मिलित होकर उसको अब आवंटित कराने के चक्कर में है। ये पार्क जो है ये अटल जी का पार्क जरूर बनना चाहिए, और अगर कोई नाजायज़ दबाव डाल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाग को और पुनर्वास के लोगों को उसको तत्काल शुरू कर देना चाहिए, और पार्क लोगों को ज़रूरत भी है, वहाँ पे लोगों को सुविधा भी मिलेगी। वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नई टिहरी में है उसके सामने की जो खाली भूमि थी उस पर जो है नगर पालिका अपना पार्क का निर्माण कर रही थी, जिसके बाकायदा निविदाएं हुई हैं, अखबार में दिया गया था। और उसके बाद जैसे ही उसमें काम स्टार्ट हुआ तो पुनर्वास विभाग के ई और जी के द्वारा उस स्थल पर मुझे भी बुलाया गया, मैं भी वहाँ पर गया और उनके द्वारा जो है काम बंद कर दिया गया है। अरविंद नौटियाल साथ अपडेट के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पूरा विवाद क्या है? क्या वाकई में जो बातें कही जा रही हैं कि भूमाफिया की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, कितना दम है इन बातों में? जी ये सही बात है कि टिहरी में एक भारत रत्न प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पार्क बनाया जा रहा था। जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने ये डिमांड नगर पालिका से की थी, और नगर पालिका ने बाकायदा इसमें बोर्ड का प्रस्ताव पास करते हुए इस पार्क का निर्माण करवाया, और पार्क का काम लगभग अंतिम चरणों में था। लेकिन जो पुनर्वास विभाग के एई हैं लांबा, उनके द्वारा वहाँ जो मौका है पार्क जहाँ पे बन रहा है वहां पर आते हैं और नगर पालिका को काम करने का कहते हैं। साथ ही एक आदेश नगर पालिका को थमा देते हैं कि यह जमीन हमारी है और आप इसका काम बंद कर दें। यानी जब काम पूरा हो अंतिम चरणों में है तब इनको ध्यान आ रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वास विभाग में अभी तक जो ये पात्रता और जो विस्थापित परिवार हैं इनके नाम पर आवंटन का जो खेल खेला जा रहा है उसी के तहत यहाँ पर आवंटन करवाने की साजिश की जा रही है, ताकि यहाँ पर एक फ्लैट बनाया जाए, और फ्लैट बनाकर यहाँ पर भूमाफियों के साथ मिलकर ये कहीं ना कहीं पूरी साजिश रची गई है, जिस कारण आज ये पार्क का काम रुकवाया गया है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि पुनर्वास विभाग के जो अधिशासी अभियंता है उनकी कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के साथ साठगांठ है, जिन्होंने ये काम रुकवाया है। क्योंकि इससे पहले भी नई टिहरी शहर में पार्क बने, उन पर किसी भी तरह का काम नहीं रुकवाया गया, क्योंकि जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का पार्क बन रहा है वह एक प्राइम लोकेशन और अच्छी जगह पर है। साथ ही यहाँ पर ये ग्रीन बेल्ट है, इसमें से 30 से 40 पेड़ देवदार और बांज के लगे हुए हैं। यानी ये जगह कीमती जगह है, और ये पुनर्वास विभाग के जो अधिकारी हैं, जो अधिशासी अभियंता है, भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये इसे आवंटन करवा रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस खेल में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जो इस खेल को पुनर्वास विभाग से ये जमीन आवंटन करवाने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी इसमें शामिल हैं। जी ठीक है अरविंद, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अधिशासी अभियंता की तरफ से कोई बयान इस पर आया है? जी, क्योंकि अधिशासी अभियंता से हमने जब बात की तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि अधिशासी अभियंता भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने कि नई टिहरी शहर में कम से कम 25 से अधिक पार्क बने हैं। उन पार्कों का काम कभी नहीं रुकवाया, सिर्फ इसी जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी का जो पार्क बन रहा था उसी काम को रुकवाया है। और क्योंकि ये जो जहाँ पर जो जमीन है ये जमीन कीमती है और ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे प्राइम लोकेशन में है, तो कहीं ना कहीं जो भूमाफिया हैं उनकी इसमें नजर पड़ी हुई है। और पुनर्वास विभाग के जो अधिशासी अभियंता है जो इस खेल में भूमाफियाओं का पूरा साथ दे रहे हैं। पार्क का कितना काम हो चुका था? जी आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका द्वारा इस पार्क का टेंडर करवाया गया, और टेंडर करवाने के बाद उसमें खुली निविदा की गई, उसमें ठेकेदार आए, उन्हें काम दिया गया, और ये करीब 9 लाख रुपए का काम था जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो पार्क बनाया जा रहा था, और इसमें 4 लाख से अधिक का काम हो चुका है। लेकिन जब काम शुरू हुआ तब पुनर्वास विभाग के अधिशासी अभियंता काम रुकवाने के लिए नहीं आए। जब 4 लाख से अधिक का काम हो गया तब पुनर्वास विभाग के अधिशासी अभियंता यहाँ पर काम रुकवाने के लिए आए, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर ये कहीं ना कहीं इस जमीन को आवंटन करवाने की साजिश में लगे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद।
हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बस कुछ ही देर में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से हादसे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिवालय में कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी टीका लगाया जा रहा है। सीएम ने टीकाकरण केंद्र पहुंचकर लोगों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीका बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की बात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील भी की। पीएम मोदी की ओर से फ्री वैक्सीनेशन और नवंबर तक फ्री राशन की घोषणा का उत्तराखंड बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जहां प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पीएम ने फ्री वैक्सीनेशन, फ्री राशन की घोषणा करके देशवासियों को ये शानदार तोहफा दिया है। एक और जहां 80 करोड़ ऐसे लोग जिनको खाद्यान्न के रूप में पहले 3 महीने तक बढ़ाकर वो दीपावली तक उनको फिर इस रूप में दिया जाएगा। जो ऐसे परिवार जिनके कमाने वाला या माँ बाप दोनों गए, राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर उनके लिए अलग योजना इस रूप में बनाई है। इससे अलग वैक्सीन की लगातार जिस प्रकार डिमांड और मांग लगातार हो रही थी, विपक्ष कई विषय उठाते थे, आज जब उन्होंने कहा कि अब 18+ वालों को फ्री वैक्सीन पूरे देश भर में लगाई जाएगी, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा निर्णय है प्रधानमंत्री जी का, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और पहले कोरोना की मार और अब 4 धाम यात्रा स्थगित होने से केदार घाटी के कारोबारी दुकानदार खासे परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि पहले केदारनाथ आपदा, फिर कोरोना के डबल अटैक और अब यात्रा स्थगित होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यही नहीं, कई व्यापारी तो बैंक से लोन भी ले चुके हैं, लेकिन इस साल यात्रा स्थगित होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। बता दें कि 4 धाम यात्रा में मई और जून के महीने में सबसे महत्वपूर्ण ये माने जाते हैं। कोरोना महामारी के दोनों सालों में इन 2 महीनों में महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहा है। महामारी का छोटे से लेकर बड़े व्यापारी पर खासा असर हुआ है। यात्रा पर निर्भर सैकड़ों गाड़ी चालक और तीर्थ पुरोहित भी बीते 2 सालों से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। उत्तराखंड का तो दुर्भाग्य 2013 में भी देखने को मिला। उसके बाद 2-3 साल फिर यात्रा डंप रही। उसके बाद जो है ये कोरोना, और 2 साल से व्यापारी को नमक रोटी खानी बहुत मुश्किल हो रही है। खर्चा निकालना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर तो बंद ही है हमारे, फिर बैंक से लोन ले रखा है, फिर बैंकिंग लोन भी देना है, किस्त कहाँ से दें, बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। और नैनीताल में लॉकडाउन बढ़ाने की वजह से कारोबारियों में नाराजगी दिखी जा रही है। व्यापार मंडल के सदस्यों और कारोबारियों ने प्रदर्शन किया और कटोरा लेकर भीख मांगी। व्यापारियों का कहना है कि दूसरे प्रदेशों में जब लॉकडाउन से छूट मिल रही है तो यहाँ सरकार कारोबारियों को कोई छूट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सभी कारोबारियों ने सरकार से लॉकडाउन में कारोबारियों को छूट देने की मांग की। अन्य प्रदेशों की सरकारें भी लॉकडाउन उठाती जा रही हैं और हमारी सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाती जा रही है। बहुत हल्के रूप से लॉकडाउन को हमसे छूट दी है, जिससे हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हमारा सरकार का अनुरोध है कि यथाशीघ्र लॉकडाउन को खत्म किया जाए। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन में तुंगनाथ घाटी के ग्रामीण घरों में ना रहते हुए ट्रैकिंग स्थलों का भ्रमण कर रहे और प्रकृति से रूबरू हो रहे हैं। तुंगनाथ घाटी के विभिन्न गांवों के 8 सदस्यीय दल विसूड़ी ताल का भ्रमण करके लौटा है। दल विसूड़ी ताल की खूबसूरती से रूबरू हुआ है। इसके अलावा दल ने पैदल मार्ग का भी जायजा लिया है। इससे पहले भी एक दल विसूड़ी ताल का भ्रमण करके लौटा था। केदार घाटी में कई ऐसे ट्रैकिंग स्थल हैं जिनकी अपनी एक विशेषता है। इन ट्रैकिंग रूटों की जानकारी केदार घाटी के लोगों को है। वो गाइड के तौर पर बाहरी प्रदेशों से आने वाले ट्रैकरों को ट्रैकिंग रूटों से रूबरू भी करवाते हैं। उसी के साथ फिलहाल पार समाचार में इतना ही।